दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई। राम रहीम को जमानत दे दी गई और राम रहीम भाजपा की डबल इंजन की सरकार हरियाणा की एक जेल में बंद थे। उसके बाद खबर सामने आती है आसाराम को भी जमानत दे दी गई है और आसाराम भी भाजपा के डबल इंजन वाले राजस्थान की एक जेल में बंद थे। दोनों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा है। दोनों बलात्कार के रेप के दोषी हैं, अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं और दोनों को आज जमानत मिल गई। दोनों का चुनाव के अंदर सीधा संबंध कई बार देखने को मिला है और दोनों का भाजपा के बड़े नेताओं के साथ में, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के साथ में भी बड़े मार्मिक फोटो देखने को मिलते हैं। आज इन दोनों नेताओं को जमानत, माफ कीजिए, नेता नहीं है ये नेता शब्द जो है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन क्या नेता ही है क्या? नेता शब्द जो है इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है इनके लिए क्योंकि अक्सर चुनाव के समय पर बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन अक्सर यह होता है कि जहां जहां पर चुनाव होते हैं वहां वहां पर इनको जमानत मिलकर के मैदान के अंदर उतार दिया जाता है। और राम रहीम की तो सीधी एक पूरी क्रोनोलॉजी है, लेकिन आसाराम भी कम नहीं है। आसाराम को आज जमानत दे दी गई और राम रहीम को भी जमानत दे दी गई, लेकिन इसके उलट एक और कहानी भी मैं आपको दिखाऊंगा। उमर खालिद, जिन पर ना अभी तक दोष सिद्ध हुए हैं, लेकिन वो फिर भी उनको जमानत नहीं मिल पाई, सुनवाई नहीं हो पा रही है और जेल के अंदर लगातार सिड़ रहे हैं। एक स्टेन स्वामी जिनका निधन हो गया, उनकी भी पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। 84 साल के थे स्टेन स्वामी और उनको बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जाना पड़ा इस बात के लिए कि मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए वरना मैं मारा जाऊंगा, यहां पर मेरी स्वास्थ्य जो है वो इतना खराब हो चुका है। और वो लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई और यहां तक कि उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो गिलास उठा करके उससे पानी भी नहीं पी पाते। उन्होंने पानी पीने के लिए स्ट्रो मांगा था, वो स्ट्रो भी नहीं दिया गया। तो आप देखिए सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम यानी बीजेपी कहें क्या, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। राजस्थान में उपचुनाव होने हैं, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान में आसाराम को जेल से जो है वो जमानत मिल गई है और हरियाणा में राम रहीम को जमानत मिल गई है। उमर खालिद आप ठीक है जेल के अंदर रही है, अरविंद केजरीवाल ठीक है जेल के अंदर रही है और बाकी के सब लोग, ये इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, वो भी जेल के अंदर ही है, उनको भी जमानत नहीं। तो देखिए किस तरीके से सिस्टम काम करता है। सबसे पहले थोड़ा आसाराम के बारे में बात करते हैं, फिर राम रहीम और उसके बाद में स्टेन स्वामी की कहानी और उमर खालिद की कहानी भी आपके सामने रखूंगा। आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिली, 4 दिन एम्स में भर्ती, रेप केस में जोधपुर जेल के अंदर उम्र कैद काट रहा है। तो उम्र कैद काटने वाला, उम्र कैद की सजा पाए हुए सजा याफ्ता एक दुर्दांत अपराधी आसाराम, जमानत उसको मिल जाती है। रेप के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को जोधपुर की हाईकोर्ट ने इलाज के लिए मंगलवार 13 अगस्त को 7 दिनों की पैरोल दे दी है। आसाराम पिछले 4 दिनों से जोधपुर एम्स में भर्ती है। उसे आयुर्वेदिक इलाज के लिए पुणे के माधोबाग आयुर्वेदिक अस्पताल में ले जाया जाएगा। तो अब जोधपुर से उनको पुणे ले जाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, हो सकता है। चलिए अब खबर देखिए। आसाराम 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की एक विशेष पोस्को अदालत ने नाबालिग के साथ में रेप का दोषी ठहराया था। ये आसाराम नाबालिग से रेप का दोषी ठहराया गया अदालत के जरिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और अखबार नहीं कह रहा है, अदालत ने इसको दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई। आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में ही है। 2 साल पहले गुजरात की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में अपने सूरत आश्रम के अंदर एक महिला अनुयायी के साथ में कई मौकों पर बलात्कार करने का भी दोषी ठहराया। ये इनके क्राइटेरिया है, नाबालिग के साथ में रेप या और उनके साथ में काम करने वाली उनकी जो भक्त है उनके साथ में, और उनको जमानत मिल जाती है। अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये आसाराम की बीमारी क्या है उसको जरा समझिए। और इस बीमारी, ये आसाराम की जो बीमारी है उस वक्त में नहीं थी जब इसको जेल के अंदर ट्रांसफर किया गया। देखिए आप,
सबसे अनोखी बीमारी है त्रिनाड़ी शूल। जेल में महिला वैद्य की मांग की थी। इन्होंने कहा कि भैया मुझे एक महिला वैद्य चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर नाबालिग से रेप का दोष सिद्ध हुआ हो, जो व्यक्ति अपनी भक्तों के साथ में भी रेप करता हो, वो भी दोष सिद्ध हुआ हो, और वो व्यक्ति देखिए जेल के अंदर भी कह रहा है कि मुझे महिला ही चाहिए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले मेडिकल चेकअप कराया गया था। तब वह स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। जेल जाने से पहले 1 महीने के बाद ही आसाराम ने पहली बार अपनी त्रिनाड़ी शूल का जिक्र किया था। 4 सितंबर 2013 को याचिका लगाते हुए कहा था कि करीब 13.5 साल से मैं त्रिनाड़ी शूल की बीमारी से ग्रसित हूं। मेरा इलाज पिछले 2 सालों से 2 से 3 वर्ष से महिला वैद्य नीता कर रही है। मेरे इलाज के लिए नीता को 8 दिन तक सेंट्रल जेल आने की अनुमति दी जाए। इस पर मेडिकल बोर्ड ने आसाराम का चेकअप करवाया। डॉक्टरों को ऐसी कोई बीमारी ही नहीं मिली। बताइए आप। ये आसाराम कह रहा था कि भैया मेरा एक महिला वैद्य है, महिला जो है वो डॉक्टर, आप समझिए एक तरीके से, वही इलाज कर रही पिछले 2-3 साल से, और आप उनको अनुमति दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए कि वही जेल के अंदर आ जाए और जेल के अंदर आकर के मेरा इलाज करें। लेकिन डॉक्टरों ने जब चेकअप किया, आसाराम टन टनाटन टन, बिल्कुल फिट, कोई बीमारी नहीं मिली उनको। तो ऐसी कोई बीमारी उनको नहीं मिली। अब आसाराम कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई है। देखिए आप, आसाराम ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था जिसमें आसाराम ने बताया कि वह जेल से बाहर गया था तो उसे महज 2 बीमारियां थी, त्रिनाड़ी शूल और पीठ का दर्द। पीठ के दर्द पर आपको याद आया होगा, पीठ के दर्द पर जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने वाले सरकारी गवाह, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को चंदा भी दिया था, उनको पीठ के दर्द की वजह से जमानत मिली थी। तो ये बीजेपी को जमानत जो है वो मिलने वालों के कनेक्शन बड़े अजीब अजीब होते हैं। सिर्फ पीठ का दर्द जो है उन्होंने बताया था, जमानत मिल गई थी उन साहब को भी। लेकिन स्टेन स्वामी 84 साल के एक सामाजिक कार्यकर्ता, वो जेल के अंदर ही सड़ करके मर गए। और दूसरी तरफ उमर खालिद जैसे नौजवान, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अनगिनत नाम है इस प्रकार के। अभी हेमंत सोरेन निकल करके आए हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया मुझे कई बीमारियां हैं। आसाराम ने कोर्ट में एफिडेविट दिया और कहा कि उन्हें जब वो जेल से बाहर था तो उसे सिर्फ 2 बीमारियां थी, त्रिनाड़ी शूल और पीठ का दर्द। लेकिन जेल के वातावरण और पुलिस हिरासत में तनाव के कारण उसका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया है कि वो अब शरीर की बीमारियों को उंगलियों पर भी नहीं गिनवा सकता है। अब बताइए क्या कहा जाए। अब जरा ये देखिए, पहले आसाराम कौन कौन से टोटके अपना चुका है बाहर निकलने के लिए। आसाराम ने जेल से बाहर आने के लिए कई तरीके अपनाए। पहला, उसने कहा कि वो कोरोना से पॉजिटिव है। फिर आंतों में रक्तस्राव की बीमारी है, यह कहा गया। फिर हरिद्वार में इलाज कराने के लिए 2 महीने की जमानत मांगी। अपने ही आश्रम में इलाज के बहाने जमानत मांगी कि मैं अपने आश्रम में जाकर के इलाज कराऊंगा, मुझे जमानत दे दीजिए। यह भी गजब की बात है भाई। कोई अस्पताल में कहता है कि मुझे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवा दो, मेरी हालत बहुत खराब है। कोई कहता नहीं नहीं, मेरे को मेरे ही आश्रम में भेज दो। आश्रम में कौन सा जो है वो इतना बढ़िया जो अस्पताल है? अगर इतना बढ़िया अस्पताल है तो बताइए, बाकी और सब भी वहीं पर चले जाएंगे। 2 बार हार्ट अटैक पर एम्स में इलाज नहीं करवाया। 2 बार हार्ट अटैक आया लेकिन एम्स के अंदर जाकर के इलाज नहीं करवाया। एम्स में इलाज के दौरान सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई। गजब बात है, ये वहां कुछ कहते हैं, रिपोर्ट वहां पर नॉर्मल आ जाती है। महाराष्ट्र के आयुर्वेदिक अस्पताल में भी इलाज की मांग की और अब जो पुणे के अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। तो ये फाइल तो है आपको आसाराम के आपके सामने। अब आइए जरा दूसरी फाइल पर, जो आज एक दूसरे महानुभाव बाहर आए हैं, राम रहीम। राम रहीम की तो महिमा अपरंपार है। मतलब जहां जहां जब जब चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, ये साहब को बाहर भेज दिया जाता है। देखिए आप, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल इनको मिल गई। हरियाणा नगर निकाय के चुनाव से पहले जून 2022 में 30 दिनों की पैरोल इनको फिर मिल गई। आदमपुर उपचुनाव से पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल इनको फिर मिल गई। हरियाणा में पंचायत चुनाव से पहले जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल इनको फिर मिल गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2023 में 29 दिन की पैरोल इनको फिर से मिल गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो इनको फिर से मिल गई। मेरे सांस चढ़ गए, लेकिन देने वालों के ऐसा लगता है कि चाबी इन्हीं के हाथ में पकड़ा रखी है।
कि साहब जब चाहोगे आप खोल करके निकल जाना बाहर, 10-20 दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन रहो, महीना भर रहो, आ जाना फिर वापसी। ऐसा लग रहा है इनका सिस्टम ये है। और अब फिर से हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है, राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने वाले, और ये साहब फिर से बाहर आ गए। लेकिन अब जरा दो कहानियां मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी दिलचस्प है, समझना चाहिए, जरूरी है। 84 साल के एक्टिविस्ट की मौत, भीमा कोरेगांव केस में 8 महीने पहले जेल भेजे गए थे स्टेन स्वामी का अस्पताल में निधन, कोर्ट को बता चुके थे मौत का डर। अब देखिए नीचे जरा खबर, स्टेन स्वामी को किसने मारा, भास्कर ने उस वक्त में खबर की थी, और स्टेन स्वामी ने हाईकोर्ट में कहा था कि जेल में सुविधाएं खराब हैं, ऐसा चला तो जल्द मेरी मौत हो जाएगी। एनआईए ने कहा कि देश को अस्थिर करने की साजिश रची, तबीयत खराब होने का सबूत नहीं। अब देखिए 84 साल के स्टेन स्वामी, जिन्होंने मुंबई हाईकोर्ट के अंदर अपील की थी कि उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए, अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा था उनको। लेकिन एनआईए कहती कि है कि 84 साल का जो है वो स्टेन स्वामी ये देश को अस्थिर करना चाह रहा है। अच्छा आगे देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को आदेश दिया था कि स्टेन स्वामी को अस्पताल शिफ्ट किया जाए, इसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती गई। तो आप बताइए ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी स्थिति जो है वो आप देखिए यहां पर इस खबर में आपको समझ में आएगी। अपनी बीमारी की वजह से एक याचिका में अदालत से स्ट्रॉ और सीपर की मांग की। स्ट्रॉ होता है जैसे आप गन्ने का जूस पीते हैं तो पाइप लगा करके आपको जूस मिलता है ना, पाइप लगा लीजिए, पाइप से पानी पी लीजिए, उसको स्ट्रॉ बोल देते हैं पेप्सी वगैरह पीने के लिए। तो स्ट्रॉ उन्होंने मांग की कि मुझको जो है वो गिलास से पानी उठा करके पिया नहीं जाता है, क्योंकि उनके हाथ पैर, उनको लाइलाज बीमारी थी, हाथ पैर काम करने धीरे धीरे बंद हो गए थे। तो वो बुढ़ापे में 84 साल की उम्र थी, तो 84 साल की उम्र में गिलास उठा करके पानी नहीं पी पाते, कई बार हमारे घरों के बुजुर्ग भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक स्ट्रॉ दिया जाए, और एनआईए ने अदालत में बताया था कि वो नहीं दे सकते हैं। एनआईए ने अदालत के अंदर बताया कि वो उनको स्ट्रॉ नहीं दे सकते हैं। अब बताइए स्ट्रॉ देने से, वो जो प्लास्टिक का एक पाइप आता है, आप गन्ने का जूस में ग्लास में डाल करके पीते हैं, अब बताइए उससे क्या खतरा है। अदालत में एनआईए कहा नियम नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद में इनकी जो बीमारी थी पार्किंस और ये डिजीज के अलावा स्टेन स्वामी अपने दोनों कानों के सुनने की क्षमता खो चुके थे, इनको दोनों कानों से सुनने बंद हो गया था, कई बार जेल के अंदर गिर गए थे, साथ ही 2 बार हर्निया का ऑपरेशन की वजह से उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता था। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी उनको जमानत नहीं मिली। ये स्टेन स्वामी की कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब स्टेन स्वामी के बाद में एक और जो है वो उमर खालिद की कहानी भी जरा सुनिए। उमर खालिद, बीबीसी खबर आपको दिखा रहा हूं 23 जनवरी 2024 की, इस साल की करीब 7 महीने पहले की खबर है। उमर खालिद भारतीय कार्यकर्ता बिना जमानत या सुनवाई के जेल में सिड़ रहा है, और इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है, कभी जो है वो जमानत के लिए याचिका लगाई जाती है तो जज साहब नहीं आते हैं, कभी वकील नहीं आते हैं, कभी इनके पक्ष के खुद के नहीं आते हैं, ऐसा भी हुआ है। देखिए जरा एक बार इनकी टाइमलाइन देखिए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 14 सितंबर 2020 को यूएपीए के अलावा राजद्रोह सहित तमाम धाराओं उमर खालिद के ऊपर लगाई थी। यानी इस साल सितंबर के अंदर 4 साल पूरे हो जाएंगे उमर खालिद को। उसके बाद अप्रैल 2021 में उमर खालिद को एक केस में बेल मिली थी, लेकिन अन्य एफआईआर में उन पर आरोप थे, इसलिए उन्हें जमानत के बाद भी यानी न्यायिक हिरासत के अंदर रहना पड़ा। 24 मार्च 2022 को 8 महीने की सुनवाई के बाद दिल्ली के सेशन कोर्ट में उमर खालिद को बेल देने से साफ इनकार कर दिया। 22 अप्रैल 2022 को उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत आदेश मामले पर 23 मई 2022 से लगातार सुनवाई होगी, ये उस वक्त में कहा गया था। फिर 4 जून 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट का समर ब्रेक आ गया, जिसके चलते 4 जुलाई 2022 तक के लिए स्थगित कर दी गई सुनवाई। फिर उसके बाद में 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को बेल याचिका खारिज कर दी। 18 नवंबर 2022 को, एक महीने बाद में, उमर खालिद ने दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट का रुख किया। बहन के निकाह में शरीक होने के लिए उन्होंने वहां 2 हफ्ते के लिए अंतरिम बेल मांगी थी कि मेरी बहन की शादी है, मुझे 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दीजिए, 14 दिन के लिए।
3 दिसंबर 2022 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को पत्थरबाजी से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया, मगर दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश को लेकर के हिरासत में रखा गया। फिर उसके बाद में 12 दिसंबर 2022 को उमर खालिद को अंतरिम बेल दी गई, लेकिन उन्हें मीडिया से बातचीत करने से साफ मना कर दिया गया। 23 दिसंबर 2022 को वह जेल से बाहर आए। कैद में 830 दिन रहने के बाद वह सिर्फ 7 दिनों के लिए ही राहत पाए थे। यह रिलीफ 30 दिसंबर 2022 तक के लिए ही थी। 6 अप्रैल 2023 को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। 9 जून 2023 को उन्होंने जेल में 1000 दिन पूरे किए। इस दौरान उमर खालिद के समर्थन में ढेर सारे स्टूडेंट, सिविल राइट एक्टिविस्ट और मीडिया वाले भी आए। फिर 12 जुलाई 2023 को दिल्ली पुलिस ने तर्क तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, और इसके बाद में उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल उपलब्ध नहीं हुए। यह मैंने आपको बताया कि उनके वकील नहीं आए। कई बार जज नहीं आए, कई बार जो विरोधी पक्ष के वकील थे वो नहीं आए, कई बार इनके खुद के वकील नहीं आए। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल वो सुनवाई के लिए नहीं आ सके, और जिसके कारण जो है वो सुनवाई लटक गई। इसके बाद में 9 अगस्त 2023 को जस्टिस पीके मिश्रा ने बिना किसी कारण के खुद को इस केस से अलग कर लिया। यही वजह रही कि सुनवाई फिर टल गई, मतलब जज साहब फिर अलग हो गए इसके केस से। फिर 17 अगस्त 2023 को उमर खालिद की बेल याचिका जस्टिस मिश्रा वाली बेंच के सामने लिस्ट की गई। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने खुद को मामले से अलग कर लिया था। फिर 18 अगस्त 2023 को उमर खालिद को बेल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एम त्रिवेदी की बेंच के सामने आई थी। जजों ने तब कहा था कि इस मामले पर सुनवाई गैर विविध है, यानी नॉन मिसलेशियस डे पर की जानी चाहिए। फिर 5 सितंबर 2023 को पूर्व जेएनयू के छात्र के वकील सिब्बल फिर उपलब्ध नहीं हुए, तो वह आर्टिकल 370 से जुड़े हुए मामले को लेकर के बिजी थे। 370 को लेकर के सुनवाई होनी थी। फिर 12 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के 1 महीने के लिए स्थगित हो गई। कोर्ट का तब कहना था कि विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, यह दस्तावेज दर दस्तावेज होने चाहिए। ऐसे में मामला 1 महीने के लिए सुनवाई ऐसे मामले पर 1 महीने के लिए सुनवाई स्थगित की गई। 12 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने बेल याचिका पर सुनवाई के लिए समय की कमी का हवाला दिया। ऐसा तब हुआ था जब कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैं 20 मिनट में यह दिखा सकता हूं कि उमर खालिद के खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता है। मतलब उनके वकील ने दावा किया कि मैं 20 मिनट दे दीजिए, 20 मिनट में मैं सिद्ध कर दूंगा। और 29 नवंबर 2023 को सीनियर वकील उपलब्ध नहीं हुए। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त सुनवाई की गुजारिश की गई थी। फिर दिसंबर 2023 में उमर खालिद को जेल में 3 साल 3 महीने पूरे हो गए। 10 जनवरी 2024 को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसयू राजू उपलब्ध नहीं थे और प्रतिनिधि ने अतिरिक्त समय मांगा। ऐसे में सुनवाई टल गई। 24 जनवरी 2024 को मामला लंच ब्रेक के एन पहले दोपहर 12:45 तक लिस्ट हुआ। 1 बजे लंच के चलते जजों की बेंच उठ गई और लंच के बाद में उस मामले की सुनवाई करनी थी। उमर खालिद को उस दिन कैद हुए कुल 1227 दिन हुए। 31 जनवरी 2024 को बेंच के पास में ढेर सारे केस थे। इनमें से कुछ परिवर्तन निदेशालय ईडी से जुड़े हुए थे। ऐसे में अदालत ने कहा कि हम 1 फरवरी को बेल याचिका पर सुनवाई करेंगे। 1 फरवरी 2024 को जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस मित्तल की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी। 7 फरवरी के लिए पिटीशन लिस्ट की गई। 7 फरवरी 2024 को बताया गया कि जस्टिस त्रिवेदी हफ्ते भर के लिए संविधान पीठ में है। ऐसे में सुनवाई की अगली तारीख घोषित नहीं की जा सकती है। उमर खालिद 13 सितंबर 2020 को उनको गिरफ्तार किया गया था और तब से लेकर के अभी तक उमर खालिद जेल के अंदर है। तो आप देखिए कि भैया एक तरफ जो दुर्दांत अपराधी हैं और नाबालिग के रेप केस को लेकर के पूरा जो है वो आजीवन के लिए उम्र कैद उनको मिली है, यानी उनको जमानत मिल जाती है और ऐसे लोगों को जमानत नहीं। ऐसे लोगों के साथ में जमानत के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ये उमर खालिद या स्टेन स्वामी जिनके भी मैं नाम बता रहा हूं, ये वो नाम है जो खूब जो है वो चर्चित हैं और उनके पीछे बड़े बड़े वकील खड़े हैं
उमर खालिद के लिए भी कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं। आम व्यक्ति की तो कहां कितनी सुनवाई होती होगी, जरा देख लीजिए, सोच लीजिए। तो बहरहाल राम रहीम की जमानत और आसाराम की जमानत और बाकी अन्य केसों के अंदर तारीख पर तारीख, कुल मिलाकर के सिस्टम की यही कहानी। और सिस्टम किसका? दोनों राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।